स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो ये सभी टॉपिक्स तो रहते ही हैं। तो ये देखते हैं इन सभी टॉपिक्स को इजी वे में और एग्जाम के हिसाब से। हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है ये डिराइव कहाँ से हुआ है। तो ये 3 वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन, इटालियन एंड जर्मन वर्ड। मीनिंग तीनों ही वर्ड्स का सेम है, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। सो पॉलिटिकल स्टेट का मतलब है कि पुराने टाइम में स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो आर्मी बनाने के लिए कितने यंग लोग चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट पुराने टाइम में आया था। अभी आज के टाइम में देखें तो द यूजेस ऑफ statistics today is used in almost every aspect of our daily lives. So अभी algorithms हैं and statistics एक काफ़ी important role play करता है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन। सो इट इज़ द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में ये 5 टर्म्स आती हैं। तो डेफिनेशन इंक्लूड दीज फेजेस, ये अपने आप में एक फेजेस हैं। स्टेप बाय स्टेप ये फेजेस को हमें कंप्लीट करना होता है जब कोई भी आप रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यू नीड टू कलेक्ट डेटा, देन क्लासीफाई द डेटा अकॉर्डिंग टू द जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो। देन हम प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म और डायग्रामेटिक फॉर्म। तो वो आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड द फिफ्थ वन इज द इंटरप्रिटेशन की जो भी आपने डेटा को क्लासीफाई किया है, अलग से सेपरेट किया है, तो उस डेटा से आप क्या कंक्लूजन, क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। So the first phase is collection of data. So data collection is a process of systematic gathering of data for a particular purpose from various sources. तो जब आपके पास डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? डेटा कलेक्शन से, कि हमें जो पर्पस के लिए डेटा चाहिए उस डेटा को हम प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करना शुरू करते हैं। सो डेटा कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी डेटा इज द ओरिजिनल डेटा, जिसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट सोर्स बोलते हैं। इट इज़ लाइक रॉ मटेरियल। रॉ इसलिए कि वो अभी तक कहीं भी रिलीज नहीं हुई है, वो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल फॉर्म में है। सो द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी डेटा सोर्सेज आर लाइक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में जो भी बातें होती हैं तो वो कहीं पहले से रिलीज नहीं होती हैं, वो ऑन द स्पॉट होती हैं। सो वो आपका हुआ प्राइमरी डेटा के सोर्सेज, चाहे वो टेलीफोनिक हो या ईमेल के थ्रू हो। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट सर्विसेज और क्वेश्चनरियर्स, फील्ड ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, लाइव स्ट्रीज, तो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल देंगे एंड देन दे विल आस्क वेदर इट इज प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि कोई भी जो भी आपका एग्जाम्पल है वो कहीं सेकेंड टाइम तो इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हो रही है। अगर वो ओरिजिनल फॉर्म में है, रॉ डेटा है, तो इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी डेटा। सो डेटा दैट हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स इंस्टेड ऑफ द रिसर्चर हिमसेल्फ फॉर अनदर पर्पस बट हैज सम रेलेवेंस टू योर रिसर्च नीड इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। सो सेकेंडरी डेटा किसी जो रिसर्चर हैं उन्होंने यूज़ की है, उन्हें कोई दूसरा पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, बट उन्होंने वो इन्वेंट नहीं किया है या उन्होंने खुद से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया है। वो किसी ऐसे दूसरे सोर्स से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो दूसरा सोर्स है, इसलिए इसे सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले भी काफ़ी लोग या कई जगह यूज़ की जा चुकी होगी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी। एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज आर लाइक कोई प्रीवियस रिसर्च है, जनरल आर्टिकल्स हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल डेटा हैं, बायोग्राफीज हैं, न्यूज़पेपर हैं। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस क्या रहेंगे प्राइमरी डेटा के। तो अगर हम खुद से सोचें कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले कि अगर हम इन्फॉर्मेशन कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा कोई प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं कोई इन्फॉर्मेशन खुद से गैदर कर रही हूँ, तो इट मीन्स रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा पर्पस सॉल्व कर रहा है। दूसरा, एक्यूरेसी बेटर होगी क्योंकि डायरेक्टली हम खुद उसको कलेक्ट कर रहे हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगी एंड हम उस इन्फॉर्मेशन के ऑनर होंगे
होंगे क्योंकि उससे पहले वो इंफॉर्मेशन कहीं भी रिलीज नहीं हुई है। बट सेम टाइम डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि ये प्राइमरी डेटा के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हमें काफ़ी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, टाइम ऑफ कोर्स देना पड़ता है, एंड उसकी लिमिटेशन भी हो सकती है कि कई बार जैसे कोई स्पॉट होता है या कई जगह कोई जो ओरिजिनल डेटा है वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका होगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग डेटा दिखता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे अपनी रिसर्च करनी होगी, स्टडी करनी होगी, और हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया और आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने जाएं, हमें सेकेंडरी डेटा पर डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। सो सेकेंडरी डेटा के एडवांटेजेस क्या रहेंगे कि एज ऑफ एक्सेस, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट फ्री रहता है क्योंकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आज गूगल कर सकते हैं और इजीली वे में फ्रीली पा सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम सेव करता है, एंड लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस मींस कि हम मैनी ईयर्स बैक अप टू अ कपल ऑफ आवर्स, यानी पुरानी से पुरानी इंफॉर्मेशन से लेके अप टू डेट इंफॉर्मेशन या कुछ घंटों या कुछ दिन पहले तक की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हैं, और ये वाली इंफॉर्मेशन कोई भी कलेक्ट कर सकता है क्योंकि जस्ट आपको इंटरनेट सर्फिंग करना है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, कि इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे जो रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए चाहिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है या नहीं, तो वो सेकेंडरी डेटा की गारंटी नहीं होती है। एंड डेटा क्वालिटी पे भी कंट्रोल कंप्लीटली नहीं रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट ही हो, बायसनेस हो सकता है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसी और ने कलेक्ट की है, तो उसने अपने फेवरिज्म के हिसाब से या अपने बेनिफिट के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को, इट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा इधर उधर किया हो। एंड टाइम तो है ही क्योंकि आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है दैट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन और न्यूज इज आउट ऑफ डेट। सो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें उसे डेटा को अरेंज करना है, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो डेटा है उसे हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर या उनमें जो भी पैटर्न है उसके बेसिस पर हमें डेटा को क्लासीफाई करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेसिक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये 4 टाइप के बेसिकली क्लासिफिकेशन मतलब डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट इज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इसमें डेटा जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल है, पॉपुलेशन दिया हुआ है 41 to 81, तो यहाँ पे 41 से 81 तक का पॉपुलेशन दिया हुआ है। टाइम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि 41 से 81 तक के बीच में पॉपुलेशन का काउंट लिखा हुआ है। सो ये होगा आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेटा कैन बी क्लासिफाइड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विथ रेफरेंस टू टाइम, जैसे ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स और वीक। तो 41 से 81 भी हो सकता है, 81 से 41 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो डेटा को जब हम लोकेशन के हिसाब से लाइक स्टेट, सिटीज, रीजन्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो वो होता है आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। लाइक यहाँ पर एग्जांपल में स्टेट वाइज प्रोडक्शन दिया हुआ है, टाइम या ईयर वाइज नहीं है, स्टेट वाइज है, रीजन वाइज है, इसलिए ये कहाँ पे आएगा? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मींस क्वालिटी के बेसिस पे हम डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी मींस एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, तो वो रिलीजन भी हो सकता है, लिटरेसी भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे लाइक उसका कोई नंबर नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो लाइक जैसे एग्जाम्पल है कि समवन इज वेरी इंटेलिजेंट, शी हैज़ लॉन्ग एंड शाइनी हेयर, तो इनका कोई काउंट नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस हम बता सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होगा? हमारे पास क्वांटिटी होगी, नंबर होगा। जैसे हम किसी की हाइट, वेट, इनकम को मेजर कर सकते हैं, तो वो जो मेजरमेंट होगा वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। लाइक ही ओन्स 4 कार, ही वेट्स 51 kg, ही इज 150 सेंटीमीटर टॉल। तो ये सब एग्जाम्पल होंगे आपके क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में। तो इस तरीके से आप जो नंबर्स एट्रीब्यूट्स आएंगे, टॉल, थिक, लार्ज, ग्रो, शार्प, नैरो, तो ये सब होंगे आपके क्वालिटेटिव में। और नंबर्स की फॉर्म में होगा तो वो होगा आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। टेबुलेशन। सो अभी आप समझ रहे हैं, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो कलेक्शन में हमने पढ़ा था
देन क्लासिफिकेशन हो गया। अब नाउ वी कम टू द टेबुलेशन पार्ट। सो टेबुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग क्लासिफाइड डेटा इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबल की फॉर्म में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज टेबुलेशन। सो एक स्टैटिस्टिकल टेबल में एटलीस्ट 4 मेजर पार्ट्स होने चाहिए, और बाकी पार्ट्स काफी सारे होते हैं, बट एटलीस्ट 4 तो होने ही चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जनरली पूछा जाता है। सो ये पार्ट्स हैं: टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी, फुटनोट्स एंड सोर्स ऑफ डेटा। सो ये डिस्कस करेंगे अभी हम। टेबल नंबर तो जो भी आप टेबल नंबर डालोगे रेफरेंस के लिए, जब काफ़ी सारी टेबल्स होती हैं तो हम टेबल नंबर मेंशन कर देते हैं। टाइटल जो होता है वो सेकंड आइटम होता है, जस्ट टेबल के ऊपर लिखा जाता है, एंड इट शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड केयरफुली वर्डेड। हेड नोट जो होता है वो थर्ड आइटम होता है टेबल में, एंड टाइटल के बाद लिखा जाता है, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन देता है डेटा की, जैसे लाइक अमाउंट इन रुपीज़ और क्वांटिटी इन टन्स, तो वो हेड नोट में आता है। कैप्शंस जिसे हम कॉलम हेडिंग भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सो कैप्शंस आर द पोर्शन ऑफ द टेबल ऑन टॉप ऑफ ईच कॉलम विच एक्सप्लेन्स द फिगर्स अंडर ईच कॉलम, तो वो आपका कॉलम हेडिंग हुआ। स्टब्स यानी रो हेडिंग, जो हॉरिजॉन्टल रो में जो लिखते हैं, जो भी डेटा आता है वो आपका होता है स्टब्स। बॉडी के अंदर आप पूरी न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कहाँ से डेटा लिया है। और कॉलम्स आर रीड वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रोज आर रीड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोर्स नोट मीन्स कि जो भी आपने टेबल बनाई है उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिखा है, किस पब्लिकेशन से, जनरल से लिया है, तो वो आता है आपका सोर्स नोट में, जो आप नीचे लिख सकते हैं। फुट नोट में आप लिखते हैं कि अगर कोई भी टर्म है जो हम टेबल में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ताकि टेबल कॉम्प्लेक्स ना हो, तो इस वजह से हम फुट नोट का यूज करते हैं। सो हियर इज द टेबल स्ट्रक्चर, एक रफ टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे फुट नोट और सोर्स नोट लिखा जाता है। ओके, सो अभी टेबल कितने टाइप की हो सकती है? सो टेबल कैन बी सिंपल और वन वे टेबल, जहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम टेबल को डिफाइन करते हैं। लाइक यहाँ पर ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे टेबल बना रहे हैं, तो दिस विल कॉल्ड एज सिंपल और वन वे टेबल। नेक्स्ट है टू वे टेबल, जहाँ पर टू कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लाइक ऑक्यूपेशन तो है ही, बट जो एडल्ट है, नंबर ऑफ एडल्ट हैं वो मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो ये आएगा आपका टू वे टेबल में। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन, जिसमें दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक आती है, लाइक ऑक्यूपेशन वन हो गया, नंबर ऑफ अडल्ट में मेल है या फीमेल है वो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और उसके बाद भी जो मेल और फीमेल है वो मैरिड है या अनमैरिड है, ओके, तो वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टेबल में हमने फुट नोट ऐड किया है कि जो M है वो M स्टैंड्स फॉर मैरिड एंड U स्टैंड्स फॉर अनमैरिड, क्योंकि जब टेबल में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो काफी बड़े वर्ड्स, फुल वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो फुट नोट उस चीज में हमें काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद डेटा को क्लासीफाई किया, जो भी वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन टाइमिंग और प्लेस और क्वालिटी और क्वांटिटी। उसके बाद टेबुलेशन की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में हम डेटा को लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, देन वी गो फॉर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन्स डायग्राम्स और ग्राफ्स की फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विजुअल फॉर्म होती है तो काफ़ी इजीली वे में हम एनालाइज कर पाते हैं, इसलिए हम डायग्राम्स की फॉर्म में डेटा को लिखते हैं। तो वो जो डायग्राम्स होते हैं दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम्स एंड कार्टोग्राम्स। तो इस तरीके से डेटा जो टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैं वो दे कैन बी लाइक 1D, 2D, 2D, 3D एंड पिक्टोग्राम्स एंड कार्टोग्राम्स। तो इस हिसाब से इनको क्लासीफाई किया हुआ है। सो 1D डायग्राम में आपकी वन डायमेंशन लाइक एक लेंथ ही यूज होती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम्स होते हैं जनरली इसमें बार डायग्राम्स आते हैं। सो बार डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स और कॉलम्स ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार ग्राफ्स है, जैसे ये वर्टिकल है, ये लाइन ऐसे होंगी तो वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो जाएगा। 2D है तो 2D में क्या आएगा, लेंथ के साथ क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ भी, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होगी तो वो 2 डायमेंशनल डायग्राम हो जाएगा, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स होते हैं। सर्कल्स ज्यादातर यूज होते हैं और उन्हें हम बोलते हैं पाई डायग्राम्स।
नेक्स्ट है आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें आती हैं। तो वो होते हैं क्यूब, सिलेंडर एंड स्फेयर्स। एंड पिक्टोग्राम्स क्या होते हैं कि बेसिकली एक टाइप के चार्ट होते हैं जिनमें आइकन्स बना देते हैं। पिक्टोग्राम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ईजिली वे में कोई भी इनको समझ पाता है, तो उन्हें बोलते हैं पिक्टोग्राम्स। जैसे कोई भी नंबर है, 50 नंबर है, तो जिससे एप्पल बनाएंगे, तो अगर 10 का 1 एप्पल लिख देंगे कि 1 एप्पल इक्वल्स टू 10, तो ऐसे 5 एप्पल बनाएंगे तो वो 5 एप्पल इक्वल्स टू, आपको समझेगा कि 5 एप्पल है मीन्स नंबर क्या है, 50 है। तो इस तरीके से पिक्टोग्राम्स बनाए जाते हैं। कार्टोग्राम्स स्टैटिस्टिकल मैप्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं जियोग्राफिकल बेसिस पर। नेक्स्ट होता है ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो ये भी विजुअल्स होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं डेटा का बिटवीन द डेटा एंड आर इंटेंडेड टू डिस्प्ले द डेटा इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। एंड मोस्ट कॉमनली ग्राफ्स जो होते हैं वो होते हैं हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगिव्स। तो हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, ये बार ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा अलग होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बीच का ये जो गैप होता है इसे एक बिन बोलते हैं, बिन से एक क्वेश्चन बनता है। एंड ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो मिड पॉइंट हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट को मैच करते हैं, तो वो बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी कर्व जब आप इसे बोलते हैं फ्री हैंड कर्व, रफली आपने डॉट्स बनाए और उनको अपने हैंड से पेंसिल से मैच कर दिया, मीट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो वो आपका बन गया फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये होता है ओगिव्स। तो इसमें ओगिव्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 2 कर्व होते हैं एक ही ग्राफ में। ये होता है लेस देन वाला, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं बॉटम टू टॉप जाता है। ये टॉप टू बॉटम जाता है मोर देन वाला, मोर देन ओगिव। और जहां पर ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, वहां पे हम मीडियन, उसको हम मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो यहाँ पे आपके ये कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होता है। थैंक यू।